आपका माइक बंद है। हिलाल भाई माइक बंद है। और भाई फायक भी आ गए माशाल्लाह। जी फायक अंसारी साहब भी माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मेरी सलाम। आवाज मिल रही है? जी हाँ आ रही अब आ आप रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु ला ताखुजुहु सिनतहु वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह हिलाल भाई। आप मैं कैसे कहूँ कि आज की मीटिंग में इस्तकबाल है आप सबका। इस्तकबाल तो कोई खुशी का मौका होता है तो उस पर किया जाता है, लेकिन बहरहाल रस्म दुनिया भी है और मौका भी है, दस्तूर भी है। हम आपका इस मीटिंग में इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हजरात ने इस ताज़ियती मीटिंग में शिरकत की है। और आज की मीटिंग की सदारत हमारे जो सदर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन प्रोफेसर शकील क़ज़वाई साहब वो करेंगे। और हमें बेहद खुशी है कि हमारे जो नायब सदर हैं गुफरान भाई, वो अपनी बेपनाह अलालत के बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं। गुफरान भाई अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आप ठीक रहें। गुफरान भाई कल ही अस्पताल से वापस आए हैं, जहाँ तक मैं सही कह रहा हूँ, कल या परसों गालिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कल ही आया हूँ मैं। जी जी जी, अल्लाह अच्छा रखे सबको। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, बस सिर्फ अल्लाह ताला से ही इस वक्त हमको मांगना है और आफियत का सवाल करना है उससे। हजरात, अभी हमारा ये जो एपिडेमिक या पेंडेमिक जो चल रहा है, इसमें हमारे जो अलीग बिरादरी है, रोज़ एक न एक की खबर रोज़ आ रही कि आज साहब फलां साहब गुजर गए, आज फलां साहब गुजर गए। बहरहाल किसी ने कहा है कि ये इकामत हमें पैगाम सफ़र देती है, ये इकामत हमें पैगाम सफ़र देती है, ज़िंदगी मौत के आने की खबर देती है। तो बहरहाल हम पैदा हुए हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हमें जाना है सबको। लेकिन जिस तरह से ख़बरें आ रही हैं वो यकीनन बहुत ही तकलीफ़देह हैं, और हम लोग अलावा इसके कि जो मरहूमीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करें, उनको याद करें, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारी कसम कुर्सी का ये आलम है कि हम लोग उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। खैर कैफ, अल्लाह ताला इस ये जो मौजूदा ये जो वबा चल रही है, इससे जल्द से जल्द छुटकारा दे, और हमारे जितने भी हजरात जो बीमार हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं, घरों पे बीमार हैं, उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। साथियों, हमारे इधर कुछ बहुत ही करीबी जो अलीग हजरात थे और बड़े प्रोमिनेंट लखनऊ के लोग थे, उन्होंने दुनिया फ़ानी को खैर बात कहा। हमारे वजहात फ़ारूक़ी साहब जो जब से आए थे बेचारे वापस सऊदीया से, मुस्तकिल तौर से वो अपनी अदबी और समाजी कोशिशों में लगे रहते थे। वो उन्होंने हमको छोड़ दिया, छोड़ के चले गए हमको। यहिया कुरैशी साहब जो एक बहुत ही सीनियर अलीग थे, तकरीबन 94 ईयर्स की एज में थे, और अभी हमारा जो 20 मार्च को एक प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, सेंटेनरी सेलिब्रेशन, उसमें उनको हम लोगों ने अवार्ड भी दिया था। उसमें वो अपनी पैराना साली के बावजूद वो तशरीफ़ लाए और व्हील चेयर से आए, और इस कदर खुशी हम लोगों को हुई थी कि जो कि बयान से बाहर है। वो भी अभी कल या परसों गुजर गए। हफीज़ अहमद खान साहब के बगैर तो AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन लखनऊ का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है। ये वकील अहमद सिद्दीकी साहब, पीरज़ादा साहब, ये सब ये मजबूत पिलर्स थे इसके, जिन्होंने एसोसिएशन की बुनियाद रखी, और अल्लाह के शुक्र से आज एसोसिएशन हमारी खड़ी हुई है। अहमद मोहसिन अंसारी साहब की तो खूबियों से हम लोग वाकिफ़ ही नहीं रहे। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इस कदर साहब खूबियों के मालिक थे। और जिस दिन इंतकाल हुआ है एक मशहूर क्रिकेटर अशोक बाम्बी, उनकी पोस्ट आई फेसबुक पे, तो पता चला कि साहब कितने ज़बरदस्त क्रिकेटर थे वो, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की टीम के कैप्टन रहे, और रणजी ट्रॉफी उन्होंने खेले। वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। सैयद राशिद जमाल रशीदी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए।
डॉक्टर आबिदुल्ला गाजी साहब, जिनका कि एक अलीगढ़ का जब भी जिक्र आएगा और अलीगढ़ के मुताल्लिक कुछ भी लिखा जाएगा, डॉक्टर आबिदुल्ला गाजी साहब जो अमेरिका में जिनका क़याम था, उनके जिक्र के बगैर सब कुछ अधूरा रहेगा, वो भी नहीं रहे। कैसर मिर्ज़ा साहब का इंतकाल हो गया, एक हमारी लखनऊ की बहुत मायानाज शख्सियत, जिनका कि कोई भी लखनऊ का अदबी प्रोग्राम रुखसाना आपा के बगैर नहीं होता था, और अलीगढ़ की वो बहुत ज़्यादा मद्दाह थी, हमारा कोई भी प्रोग्राम उनके बगैर नहीं होता था। वो भी चली गई इस दुनिया से। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत करे। क्या क्या कहा जाए, कुछ अल्फाज नहीं है इस वक्त इन लोगों के कहने के लिए। आज की मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि आप हजरात, हम लोग सब मिल करके बैठेंगे और उन हजरात की यादें ताज़ा करेंगे जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आतिफ, मेरे ख्याल से हम लोग इसका आगे बढ़ाते हैं सिलसिला, और मरहूमीन के मुतालिक कुछ जो तारुफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो अगर कह दी जाए। मिसाल के तौर पर यहिया कुरैशी साहब थे, जैसे यहिया कुरैशी साहब के बारे में अगर आप कुछ बताएं लोगों को तो बहुत अच्छा होगा। जी शोएब भाई, जैसा कि आपने बताया कि अभी 20 मार्च को अमूबा लखनऊ का एक सेंटेनरी प्रोग्राम था लखनऊ में, होटल आरिफ कैसल में, और उसमें हम लोगों का जो एनुअल सुवीनियर आता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये बज़्म वफ़ा के नाम से। तो इसमें यहिया साहब थे भी बतौर सीनियर मोस्ट अली, वो उनकी सदारत थी वहाँ पे, और उनके बारे में इस सुवीनियर में थोड़ा सा हम लोगों ने लिखा भी था। स्टॉलवर्ड्स ऑफ एमयू लखनऊ करके, अमूबा लखनऊ करके, हम लोगों ने कुछ लोगों को वहाँ इनाम भी दिए। इनाम तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जो था वो हम लोगों ने दिए। तो मैं उससे थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, वैसे तो पूरा एक पेज का है, जो लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा सा यहाँ पढ़ देता हूँ। इंजीनियर यहिया कुरैशी साहब की पैदाइश 3 सितंबर 1927 को गोरखपुर में हुई, और गोरखपुर से तालीम ली। उसके बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम ली, और एज अ चीफ इंजीनियर जो है वो बैंकिंग सर्विसेज में रहे, रिक्रूटमेंट बोर्ड में रहे, और यहाँ से यूपी गवर्नमेंट में अपने खिदमात अंजाम दिए, और प्रेसिडेंट वक्फ बोर्ड 505 सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी रहे। और जैसा कि शोएब भाई ने कहा, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वक्त भी कम है और ज़्यादा हमें लोगों को सुनना है। और ये बज़्म वफ़ा जो है, इसमें उनके बारे में बाकायदा एक मजमून है, और जिसके पास अगर ये कॉपी नहीं है तो अमूबा लखनऊ के किसी भी जिम्मेदारान से वो कॉपी ले सकते हैं। और बस ये कहना चाहिए कि इसी वजह से कुछ उनके बारे में हम लोग लिख पाए, और ये कहते अच्छा भी नहीं लग रहा है कि वो ओबिचुरी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल अब ये सिलसिला को शोएब भाई आगे बढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि लखनऊ नहीं, हिंदुस्तान के कई शहरों से जुड़े हैं और कई मुल्कों से भी जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि अगर जिस भी आप किसी शख्सियत को समझे, उस पर अगर जो लोग बोलना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी देखिए, इस वक्त हमारे साथ परवेज़ मलिकज़ादा साहब, जिनकी के शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ के मशहूर शायर और नाज़िम मुशायरा रिजवान फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बहुत ही मशहूर शायर हमारे अलीगढ़ से जिनका ताल्लुक़ रहा है, जावेद बदायूनी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ अहमद साहब जद्दे से हैं, फ़ाइक़ अंसारी साहब हैं, तमाम लोग हम लोग जुड़ चुके हैं। मेरा एक इसमें ज़ाती मशवरा ये था कि डॉक्टर रुखसाना लारी, यूँ तो डॉक्टर रुखसाना लारी की शख्सियत इस तरह की थी कि हर शख्स उनको करीब से करीब कर पाता था, लेकिन रिजवान फारूकी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका कि उस खानवादे से एक बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है। मेरी गुजारिश है कि जितना वो जानते हैं उनके मुतालिक, शायद मैं समझता हूँ कि हम लोग न जानते हों। रिजवान फारूकी साहब, आप बराए करम तशरीफ़ लाएँ और अपने जो ताल्लुकात उस खानवादे से, लारी घराने से रहे हैं, और रुखसाना आपा के मुताल्लिक़ ख़ास कर आप कुछ बयान फरमाएं। रिजवान साहब का माइक बंद है। रिजवान साहब माइक खोल लीजिए। जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, जी, बिल्कुल आ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजिर हूँ। जैसा कि शुएब भाई ने कहा कि मेरा उस खानवादे से ताल्लुक़ रहा है, बेशक रहा है, बिलखुसूस क़िबला मकबूल अहमद लारी साहब से, जो पद्मश्री थे, अदब नवाज़ थे, और ऐसे अदब नवाज़ थे कि अपने ज़माने में उस वक़्त उन्होंने अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों को नवाज़ा, जब किसी अकेडमी से, सरकारी इदारे से उर्दू वालों को इनाम व इकराम नहीं दिए जाते थे। ये उन्हीं की बेटी थी डॉक्टर रुखसाना निखात लारी,
جو ان کا پرتو نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو ان کے جمالیاتی پہلو تھے وہ ان کے اندر نمایاں تھے۔ انگلش میڈیم سے پڑھ کے آئی تھی، نامارٹ سے تعلیم حاصل کی، آئی ٹی کالج تک پہنچی اور وہاں سے پھر ایم اے اور پی ایچ ڈی کے لیے لکھنؤ یونیورسٹی کا سفر کیا۔ یہ تمام تعلیمات ان کے اندر ہونے کے باوجود اصلی چمک دمک جہاں تھی وہاں مذہبی چمک دمک اتنی تھی کہ ہمارے علماء ذی وقار جو ہیں، یا یہ کہا جائے کہ نام نہاد علماء بھی ہیں، ان کے یہاں بھی میں نے اتنی مذہبی پہرے داری نہیں دیکھی گھر میں کہ اس طرح حجاب کا خیال رکھنا، یعنی عصری علوم کا حصول ہو، پی ایچ ڈی کی جائے اور اس کے بعد قدم قدم پہ مذہب کی پہرے داری۔ زندگی کے بالکل آخر ایام تک انہوں نے یہ اپنے ساتھ عصری علوم اور مذہبی علوم کو جوڑ کے رکھا۔ یعنی علامہ شبلی کا وہ قول ان پہ صادق آیا، انہوں نے یہ ہم کو متنبع کیا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو الگ اور دنیا کو الگ ٹھہرایا۔ اسی طرح حضرت علی کا قول ہے، اسی سے ملتا جلتا جناب مولانا سید محمد علی القداس صاحب کا قول ہے، جو لاری صاحب کے یہاں ایک بڑے سے پتھر پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کی دینداری ان کے دین میں مت دیکھو بلکہ ان کی دنیا میں دیکھو۔ ڈاکٹر رخسانہ نکھت لاری کی دنیا ایسی ہے کہ دین اس سے وابستہ ہے، یہ وہی زندگی ہے جس پہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی قوم کی خدمت کی، ملک کی خدمت کی، نو نہادان قوم کو آراستہ کیا زیور علم سے، اور اپنے مقصد وجود کو سمجھا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے آج جو صورتحال ہے ہندوستان کی، بالخصوص لکھنؤ کی، کہ ہر طرف آنسوؤں کی بارش ہے، ایسے عالم میں مسکرائے قوم۔ ڈاکٹر رخسانہ نکھت لاری کا بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے بھی موضوع ایسا چنا کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ لکھنؤ بڑا دبستان ہے، رامپور بڑا دبستان ہے، حیدرآباد بڑا دبستان ہے، بے شک ہے، لیکن ہردوئی کا یہ قصبہ بلگرام، جس میں علامہ سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی پیدا ہوئے، اس شخص نے تنہا عربی زبان میں ایسی لغت لکھی جس کا نام ہے تاج العروس۔ اس کو عربوں نے قبول کر لیا، یعنی اہل عرب جو ہم کو اجمی کہتے ہیں، گونگا کہتے ہیں، کسی لائق نہیں سمجھتے، انہوں نے بھی اس شخصیت کو تسلیم کیا جس کا نام تھا علامہ سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی۔ یہ ان کی تحقیق کا موضوع تھا محترمہ ڈاکٹر رخسانہ نکھت لاری کا، جس کو انہوں نے بحسن خوبی انجام دیا، اور ان کے استاد جن کی سرپرستی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، علامہ سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی پہ، وہ اتنے مطمئن تھے کہ انہوں نے کہا اسے کتابی شکل میں آنا چاہیے، لہذا علامہ سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی پہ ان کا جو شاہکار کام ہے وہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور سفر نامہ حج لکھا، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے سکوت شام، جس میں ان کی وہ شاعری ہے جس کو پڑھیے تو کہنے کو دل کرتا ہے کہ واقعی وہ معتبر شاعرہ تھیں، معتبر ادیبہ تھیں۔ اپنے والد سے ایسا والہانہ عشق تھا کہ ایک نظم انہوں نے کہی جس میں کہا ہے کہ خوش فکر خوش خیال خوش اطوار خوش نگاہ، یعنی اپنے والد میں یہ خوبیاں انہوں نے دیکھی، اور اس میں رواں دواں مصرے ہیں، نظم تو مجھے نہیں یاد ہے، لیکن اس میں ایک مصرع ہے کہ ابا میری حیات ہیں، ابا ہے کائنات۔ واہ، اس طرح کی خواتین پہ جتنا غش کیا جائے، فخر کیا جائے کم ہے۔ انہوں نے اپنی بہت مشقت کی زندگی گزاری، یعنی خوشحال ماحول میں 55 کمروں کی حویلیوں میں پیدا ہونے والی خاتون نے اپنی زندگی کو عیش و آرام میں نہیں بلکہ جد و جہد سے مستعار کیا، اور یہ شعر ان پہ صادق آتا ہے کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسان نہ ہو زندگی دشوار ہو۔ سبحان اللہ۔ قدم پہ یہ سب چیزیں تھیں، اور انہوں نے جس طرح ملت کی رہنمائی کی، خاص کر ملت کی بیٹیوں کی رہنمائی کی، ان کو آئیڈیل ماننا چاہیے۔ اور جس قدر ان کی جو چھوڑے ہوئے اثاثہ ہے، ان کا بیٹا اسحاق ہے، خدا کرے اس کے اندر ادبی ذوق پیدا ہو اور وہ اپنے دادا اور اپنے ماں کا وارث ثابت ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ فاروقی صاحب، آپ نے بہت ہی مختصر لیکن انتہائی جامع الفاظ میں ان کی شخصیت کا احاطہ کر دیا۔ بہت آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت بولنا چاہتا ہوں لیکن وہ کچھ عجیب کیفیت ہے، بے شک وہ سمجھا جا سکتا پورے شہر کے لیے۔ بے شک۔ اسحاق بھی موجود ہیں، ان کے بیٹے اسحاق کے ساتھ ہم لوگ ہیں، ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اس پروگرام میں ہیں، شامل ہیں۔ بہرحال الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا تو یہی ہے، سارا یہی چلتا رہے گا، لوگوں کو یاد کریں گے اور آنکھوں سے آنسو رواں۔ ڈاکٹر حفیظ احمد خان صاحب کا ذکر اگر نہ کیا جائے، جیسا کہ میں نے کہا، تو انتہائی ایک کوتاہی ہوگی۔
وہ ہماری جو ایسوسیشن کے ایک بہت ہی مضبوط ایک ستون تھے، اور ایسوسیشن کو انہوں نے کھڑا کیا کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر کے۔ ڈاکٹر حفیظ احمد خان صاحب کا ایک مختصر سا تعارف یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ پیش کر دیا جائے۔ ڈاکٹر حفیظ احمد خان 9 دسمبر سن 1937 کو شاہ آباد ضلع ہردوئی میں پیدا ہوئے۔ اسکولی تعلیم شاہ آباد میں پائی اور سن 1958 میں علی گڑھ پہنچے، جہاں 1962 میں MSc باٹنی اور سن 1969 میں PhD کی اپادھیاں پراپت کی، PhD کی ڈگری حاصل کی۔ سن 1971 میں بیربل ساہنی انسٹیٹیوٹ آف بایو باٹنی میں سائنس آفیسر ہو گئے۔ ان کا پہلا سائنسی مقالہ عالمی شہرت کا معیاری جریدہ نیچر میں شائع ہوا، جس کی اہمیتوں کو ضرورت کے اعتبار سے بہت سراہا گیا۔ آپ مختلف سائنسی اداروں، یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں سے وابستہ رہے، جن میں فیلو آف پیلونالوجیکل سوسائٹی، فیلو آف پیلوبوٹینیکل سوسائٹی، صدر علی گڑھ موومنٹ فاؤنڈیشن، نائب چیئرمین بیربل ساوتری ساہنی فاؤنڈیشن خاص ہیں۔ MU اولڈ بوائز ایسوسیشن لکھنؤ برانچ سے ان کا تعلق دیرینہ رہا۔ لکھنؤ برانچ کے معتمد اعزازی ایک طویل عرصے تک رہے اور UP علی کا اجتماع سن 1986 میں کر کے پورے UP میں اس برانچ کی اہمیت کا سکہ بیٹھا دیا۔ وہ ایک اچھے، مخلص، ہمدرد اور سادہ لوح انسان تھے۔ ڈاکٹر حفیظ نے ایک کتاب لکھی، ذری روایات، جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بھولی بسری یادیں، روایات اور حکایات کو بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے، وہ بہت پسند کی۔ اللہ ڈاکٹر حفیظ احمد خان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مشہور شاعر جاوید بدایونی صاحب جڑ چکے ہیں الحمدللہ، اور انہوں نے ایک مرثیہ لکھا ہے وجاہت فاروقی صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہم وجاہت فاروقی صاحب کا ذکر کریں۔ جاوید بھائی، آپ ہی کی زبانی اگر وہ مرثیہ آپ پیش فرما دیں تو بڑی مہربانی۔ سارے علیکس کو میرا سلام۔ کیا میری آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آ رہی جاوید بھائی۔ وجاہت صاحب مجھے بہت سال سے فالو کر رہے تھے، مگر میرے ان کے قریبی تعلقات لکھنؤ میں ہوئے جب میں ریٹائر ہو کے یہاں آیا 35 سال بعد۔ بہت قریب آ گئے تھے وہ میرے، اور جب بھی کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مرثیے کی فرمائش کرتے تھے۔ گلزار دہلوی صاحب کا مرثیہ کہہ دیجیے، قلب صادق صاحب کا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اتنی جلدی مجھے ان کی یاد میں بھی کچھ کہنا پڑے گا۔ اب مجھے عزیزی، میرے بہت ہی عزیزی شعیب صاحب کی خواہش ہے کہ میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں، اللہ کرے اس کو پڑھ سکوں، مگر پہلے میں یہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو ان کی خبر سننے پہ کہے تھے کہ دنیا نے ایک خلوص کے پیکر کو کھو دیا۔ دنیا نے ایک خلوص کے پیکر کو کھو دیا، کرتا تھا جو سبھی کی محبت چلا گیا، کرتا تھا جو سبھی کی محبت چلا گیا۔ سننا ہے یہ خبر تو ذرا دل کو تھام لے، سننا ہے یہ خبر تو ذرا دل کو تھام لے، جاوید تیرا دوست وجاہت چلا گیا، جاوید تیرا دوست وجاہت چلا گیا۔ ایسی نظموں کو جو کسی کے انتقال پر کہی جائیں ان کی یاد میں مرثیہ کہتے ہیں، تو میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑا تیزی سے پڑھوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ شعیب صاحب دیکھیے جی، ارشاد۔ ہر لب پہ تھیں دعائیں تو ہر دل تھا بے قرار، ہر لب پہ تھیں دعائیں تو ہر دل تھا بے قرار، جب سے وہ جان لیوا وبا کے ہوئے شکار، سب نے خدائے پاک سے مانگی تھی یہ دعا، سب نے خدائے پاک سے مانگی تھی یہ دعا، پروردگار جلد عطا ہو انہیں شفا، پروردگار جلد عطا ہو انہیں شفا۔ یاروں نے ہاتھ اٹھا کے یہ معبود سے کہا، یاروں نے ہاتھ اٹھا کے یہ معبود سے کہا، بیمار کربلا کی علالت کا واسطہ،
बीमार करबला की इलालत का वास्ता, कामिल शिफा उस अहले मोहब्बत को हो नसीब, घर वापसी हमारे वजाहत को हो नसीब, घर वापसी हमारे वजाहत को हो नसीब, लेकिन खिला ना दिल की मुरादों का कोई फूल, लेकिन खिला ना दिल की मुरादों का कोई फूल, अफसोस हो सकी न किसी की दुआ कबूल, अफसोस हो सकी न किसी की दुआ कबूल। एक मिनट। अफसोस छाई हर एक समत गमो यास की फजा, छाई हर एक समत गमो यास की फजा, एक पैकरे खुलूस जमाने से चल बसा, एक पैकरे खुलूस जमाने से चल बसा। मिलता था कि मैं कभी न कहता हूँ तो सिर्फ हकीकत बयान करता हूँ, मैं मुबालगे का कायल ही नहीं। मिलता था मुस्कुरा के खवासो अवाम से, मिलता था मुस्कुरा के खवासो अवाम से, और अपने हर बड़े से बहुत एहतराम से। और मैं उन्हें वजाहत साहब कहता था तो बहुत बुरा मानते थे, कहते थे मैं आपसे छोटा हूँ। अपने हर बड़े से और अपने हर बड़े से बहुत एहतराम से, कैसी कशिश की ज़ाते वजाहत में ऐ खुदा, उससे जो एक बार मिला उसका हो गया। पाएंगे ऐसा दोस्त न दुनिया में अब शकील, शकील साहब से बहुत कुर्बत की। पाएंगे ऐसा दोस्त न दुनिया में अब शकील, चेहरे से लग रहे हैं बहुत मुस्तरब शकील, चेहरा बता रहा है कि दिल है बहुत उदास, जावेद और शुएब भी लगते हैं महवे यास, जावेद और शुएब भी लगते हैं महवे यास। भाई सुहेल रो के ये बोले गजब हुआ, सबसे बड़े भाई हैं मरहूम के। भाई सुहेल रो के ये बोले गजब हुआ, अफसोस मेरा कुव्वते बाजू नहीं रहा, अफसोस मेरा कुव्वते बाजू नहीं रहा। और सैयद की दरसगाह का शागिर्द होनहार, शुएब साहब शेर देखिए जी, सैयद की दरसगाह का शागिर्द होनहार, सैयद के पास चल दिया सैयद का जानिसार, सैयद के पास चल दिया सैयद का जानिसार। रहता था बज़ में शेर सजाने में वो मगन, रहता था बज़ में शेर सजाने में वो मगन, रोएगी उसकी याद में अब महफिले सुखन, रोएगी उसकी याद में अब महफिले सुखन। कोशिश तो सब करेंगे भुलाया न जाएगा, कोशिश तो सब करेंगे भुलाया न जाएगा, कोशिश तो सब करेंगे, बीच में कौन आ गया, कोशिश तो सब करेंगे भुलाया न जाएगा, वो मुस्कुराता चेहरा बहुत याद आएगा, वो मुस्कुराता चेहरा बहुत याद आएगा। आखिरी कुछ अशार है कि जिसको बुझा सकी थी ना अब तक कोई हवा, जिसको बुझा सकी थी ना अब तक कोई हवा, ऐसा गजब हुआ वो अचानक ही बुझ गया, ऐसा गजब हुआ वो अचानक ही बुझ गया। तू ऐ रहीम, आखिरी दो शेर आमीन जरूर कहिएगा। तू ऐ रहीम उसके गुनाहों को बख्श दे, तू ऐ रहीम उसके गुनाहों को बख्श दे, परवरदिगार उसकी खताओं को बख्श दे, परवरदिगार उसकी खताओं को बख्श दे। सरदारे मुरसली की शफाअत नसीब हो, सरदारे मुरसली की शफाअत नसीब हो, हुब्बे नबी के अज्र में जन्नत नसीब हो, हुब्बे नबी के अज्र में जन्नत नसीब हो। आमीन। जज़ाकल्लाह जावेद भाई, आपने वाकई अपने जो दीदी एहसास और जज्बात थे उनको बिल्कुल आपने हम लोगों के सामने पेश कर दिया। अल्लाह ताला शुएब भाई, ये ताज़ियती जलसा जो है अभी चलता रहेगा, और मैं ये चाह रहा था कि आप अगर 2 मिनट में कुछ कह सके, आपकी क्योंकि मीटिंग है, इसके बाद आप फिर तशरीफ ले जाएं आप जी। मैं अब यही चाह रहा था कि आप कुछ कलिमात से हम लोगों को नवाज दें। भाई शुएब, जो हमारे वजाहत साहब के बारे में अभी कहा गया है, तो हमारे वजाहत भाई ने जो है हक अदा कर दिया, लेकिन बहरहाल वो शख्सियत ऐसी थे जो हर दिल अजीज शख्सियत, और पुरजोश रहते थे हमेशा, और बलबला उनके अंदर रहता था किसी काम को। हमने कहा कि उनके भाई सुहेल भाई कभी भी
मैं बहुत बेतकल्लुफ़ाना इस वक्त बात कर रहा हूँ, तो सुहेल भाई कभी कभी उनकी कुछ चीज़ों पे नाराज़ हो जाते थे। तो मैंने सुहेल भाई से ये कहा कि हो सकता है उनका अंदाज कभी कभी ऐसा हो जो आपको पसंद ना आता हो या किसी को ना पसंद आता हो, और लेकिन उस शख्स के पास जो एक चीज़ थी जिसमें कोई डाउट नहीं था और जिस पे वो फ़ख्र कर सकते थे और जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं, वो ये है कि उस शख्स के अंदर जो खुलूस था, जो दिल में था, वो ज़बान पे था, कोई मिलावट नहीं थी। और यही सबसे बड़ी खूबी और अच्छाई थी उनकी। वजाहत साहब का मेरा ताल्लुक़ तो यह है कि जब मैंने मिंटो सर्किल में हाई स्कूल में टॉप किया, मुझे गोल्ड मेडल मिला, तो मेरे बड़े भाई की एक क्लास फेलो थे, हबीब हॉल में रहते थे। तो जब इनको पता चला कि, तो इन्होंने जोश के साथ कहा कि छोटे भाई ने टॉप किया है तो भाई पार्टी होना चाहिए। तो इन्होंने 100-150 लोगों की वहाँ हबीब हॉल में पार्टी कर दी और मुझे हर आदमी से इंट्रोड्यूस कराया कि छोटा भाई है हमारा, इसने टॉप किया है। अभी भी वो बातों बातों में ये कहते थे कि भाई हमसे हमारे छोटे भाई हैं आप, और आप उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन मैं कहते थे मुझसे कि मैं, आप कद में मुझसे बड़े हैं। तो मैं कहता था वजाहत भाई ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत किया कीजिए। तो बहरहाल उनके बारे में जो कुछ कहा जाए वो बहुत कम है, वक्त नहीं है इतना कह सकूं। हफीज़ भाई के बारे में एक चीज़, उनके बेटे ने भी कल मुझे फ़ोन किया था, इकबाल खां साहब ने। तो जब वो बीमार हुए तो उनका फ़ोन आया और मैंने कहा इनको हॉस्पिटलाइज़ किया जाए। तो वो मिजाजन थोड़ा सख्त थे, तो वो बात नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, एडमिट नहीं होऊंगा। तो उन्होंने मुझे मेरी फ़ोन पे बात कराई और कहने लगे कि देखिए शकील साहब कह रहे हैं, अच्छा चूंकि मैंने इसलिए और भी ज़्यादा ताल्लुक़ था। तो मैंने जब कहा तो वो मान गए और मुझे बड़ी दुआएं और फिर मुझे मुबारकबाद देने लगे कि आप सद्र हो गए और ये तमाम बातें। और बहरहाल इन्हीं अल्फाज वो आखिरी अल्फाज हैं जिसके साथ वो हमसे हुए। एक बात इकबाल साहब ने, उनके बेटे ने और कल बताई। कल डॉक्टर साहब आप मशहूर रहते हैं, कभी कभी मेरा मन होता था कि मैं आपसे मतलब फ़ोन बार बार न करूं। तो कोई बात उनसे मनवाना होती थी तो मैं किसी और को फ़ोन कर देता था, वो स्पीकर ऑन करके कहते थे कि पापा देखिए शकील साहब कह रहे हैं, आपको राय दे रहे हैं। आप पहले अच्छा डॉक्टर शकील साहब कह रहे हैं, अच्छा। वो पहले वो मान जाते थे, तो कहते थे कि मैं झूठ का सहारा ये लेता था। तो मैंने कहा भाई ये उनका बचपन और सरपरस्ती उनकी, उनको भी हम लोगों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दी था। तो अब वक्त की कमी है, वरना मैं और बात करता। तो बहरहाल मैं अभी एक लेता हूँ इस मीट पे, और अगर मैं दूसरी मीटिंग से के बाद मुझे वक्त मिला तो फिर से ज्वाइन करूँगा इंशाल्लाह। बहुत बेहतर, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। आप अपनी मीटिंग अटेंड कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर आप अटेंड कर लीजिएगा, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। जी जी। हमारे दरमियान इस वक्त परवेज़ मलिक ज़ादा साहब, जिनकी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज, इंतहाई लायक फायक, इनके वालिद के इंतहाई लायक फायक बेटे डॉक्टर मलिक ज़ादा मंसूर अहमद साहब के साहबजादे, वो भी हमारे इस प्रोग्राम में। हमारी दरख्वास्त है कि वो मलिक ज़ादा साहब जो है वो वजाहत फारूक साहब के मुताल्लिक़ जो उनके ताल्लुकात थे, और मुझे पता है बहुत गहरे ताल्लुकात थे आपके, और आपका बड़ा जिक्र खैर होता था। मलिक ज़ादा साहब अपने माइक ऑन, आपका माइक बंद है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया शुएब साहब कि आपने भी मुझे ये मौका दिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने जज्बात पे काबू रखूं। क्या क्या शख्सियतें गुजर गई ये तो मैं फ्लैशबैक में चला गया था, जब जिक्र हफीज साहब का हो रहा था, जब जिक्र रुखसाना बागी का हो रहा था, या वजाहत भाई का। गालिब का वो मिसरा याद आ रहा था कि अफसोस दिल को पीटूं के रोऊं जिगर को मैं। वजाहत साहब की शख्सियत वो गरीब शख्सियत थी। मेरी मुलाकात उनसे, फेसबुक फ्रेंड तो मेरे वो 4-5 साल से थे, लेकिन 2 साल पहले मेरी मुलाकात एक प्रोग्राम हुई, और साथ जिस
तरह से उन्होंने उसके गले लगाया और ये कहा कि भाई मेरे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आप मलिकजादा साहब के बेटे हैं, मेरी जिंदगी बहुत है। और फिर उसके बाद वजाहत भाई से एक रिश्ता कायम हुआ तो वो दिन तक चला जिस दिन उनको हम लोगों ने कब्रिस्तान में जब मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या शख्सियत वजाहत। हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं लेकिन कभी उसका इजहार नहीं करते हैं, लेकिन वजाहत भाई की शख्सियत ये थी कि जब वो किसी से मिलते थे तो जिस लिपटा देते थे, अब छोटों को पोसा देना, मतलब लगता था कि हम लोग अपने किसी अजीज की बहुत करीबी शख्स से मिल रहे हैं। तो शहर में रही हो चाहे समाजी हवालों से रही हो, जब पिछला लॉकडाउन हुआ उसमें आप लोगों ने देखा किस तरह से उन्होंने लोगों के यहाँ जाके गरीबों की बस्तियों में जाकर और लोग, मेरे ऊपर उनका कर्म ज्यादा था। तो आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा अपने को नहीं वो नहीं करता हूँ, लेकिन वजाहत भाई ने 1.5 साल पहले लखनऊ कलेक्शन का आया खुर्रम और ये कहा कि निजामत मैं तो बार बार शौकिया कहीं अगर कहता है तो कर देता हूँ, कहने के नहीं, ये मलिकजादा साहब हम लोग का निजामत। उसके बाद खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोग्राम उनका बहुत कामयाब रहा, उन्होंने मुझे बहुत मुबारकबाद दी। उसके बाद कुछ ऐसा रिश्ता हुआ कि कहीं भी शहर में अक्सर हम लोग मिलते थे तो हम लोग वापस लौटते थे, होता शादी में तो वजाहत भाई अगर आप जा रहे हो तो चलिए मैं आपके साथ चलूंगा या आप मेरे साथ चलिए। तो मतलब पिछला 1.5-2 साल रहा जो गुजरा है उसमें लखनऊ के जिन लोगों के मैं बहुत करीब रहा उनमें वजाहत फारूकी भाई थे और उनके घर पे भी नशिस्तें हुई, जैसे मौलाना डॉक्टर सादिक साहब का ताज़ियती जलसा हुआ उसमें उन्होंने मुझे बताया करवाई। उसके अलावा 2 महीने पहले जो एक मुशावरा हुआ था, मैंने कहा कि वजाहत भाई मैं तो आप इनवाइट किया मेरे लिए यही काफी है, मैं मुशावरा सुनने आऊंगा। कहने नहीं, मुशावरा सुनने तो आप आएंगे ही, लेकिन मुशावरे के शुरू का वो किताब पेजरा ये सब इसकी निजामत आपको करनी है और उसकी निजामत मुझसे कराई। और आज भी कहीं ना कहीं हर हफ्ते मेरी उससे मुलाकात होती थी और आखिरी ये जो 20 मार्च 21 मार्च को जो कतर वालों कारवाने कतर उर्दू का मुशायरा हुआ उसमें वो मुझे मिले तो मुझे कुछ वो दिमाग में लगे दुकान हो, लेकिन पूरे वक्त वो बैठे रहे जब खत्म जाए। और 2-3 दिन के बाद पता चला कि वो वजाहत फारूकी साहब भी हॉस्पिटलाइज हो गए। मैं मुस्तकिल मेराज हैदर को खाना फोन करके उनकी खैरियत देता रहा, लेकिन एक दिन फिर मेराज का रोते हुए फोन आया और उन्होंने बताया कि भाई नहीं रहे। तो आप समझिए मुझे तो ये लगा कि जैसे मैंने अपना वजाहत भाई अपने बड़े भाई को खो दिया, एक ऐसा नुकसान जो बिल्कुल जाती नुकसान उनका या हफीज साहब का, ये सब ये शहर के समझिए चांद सितारे थे और शहर अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऐसे इनका बदल हमें कहाँ मिलेगा। और अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि खुदा अल्लाह ताला इन लोगों की सबकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में अपना मकाम अता करे और जो लोग अभी बीमार हैं सबको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। मैं इकबाल के शेर के साथ इन सब लोगों के लिए है, सूरज हूँ होगा, सूरज जिंदगी की होगा, मैं डूब भी गया तो शफक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका परवेज़ मलिकजादा साहब। आपने इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में, ये बहुत आपने कहा जाए कि मुख्तसर अल्फाज में आपने तफसील बयान की, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। हमारे साथ और तमाम हजरात मौजूद हैं जो कि और अहमद मोहसिन अंसारी साहब हमारे बीच थे, उनका जिनका इंतकाल हो गया और वो क्रिकेटर रहे हैं। आसिम किदवाई साहब मौजूद हैं हमारे साथ। तो आसिम साहब, मैं चाहता हूं कि अहमद मोहसिन अंसारी साहब मरहूम के मुताल्लिक़ आप अपने
जज्बात से हम लोगों को अपने जज्बात पेश करें। आसिम साहब मौजूद। जी वालेकुम सलाम, आसिम तरफाई। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आज आप लोगों ने ये ऐसी महफिल जमाई है जिसमें बड़े मामू जिनको अहमद मोहसिन अंसारी जो मेरे बड़े मामू उनका जिक्र हो रहा है। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी आप लोग सीनियर हजरात हैं जो कुछ लोग उनके साथ भी रहे हों, कुछ लोग जो उनके जूनियर रहे हों अलीगढ़ में, लेकिन हमारा बस ये था कि वो एक बहुत ही लाजवाब शख्सियत के मालिक थे और क्योंकि वो मेरे मामू थे तो मैं उनसे ज़्यादा मुतासिर था, डेफिनेटली वो एक रीज़न था। लेकिन उनके जो अलीगढ़ के किस्से थे और जो वहाँ की बातें थीं, वो जब वो बताते थे तो वो एक ऐसा इम्पैक्ट हुआ हम सब पे कि जब हमने ग्रेजुएशन के सोचा तो ऑटोमेटिकली अलीगढ़ ही आया सामने, क्योंकि मामू ने इतना जिक्र किया था और इतनी बातें की हुई थी। और उनकी बातों में हमेशा एक ये रहता था कि एक लेवल ऑफ एडवाइस होती थी जो वो उन्होंने अपना सीखा, चाहे वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो या दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो एक हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और सोर्स ऑफ गाइडेंस हम लोगों के लिए रहते थे, चाहे वो हम लोग फैमिली के हों, चाहे उनके दोस्तों के औलादें हों या जो हों। वो एक ऐसी चीज़ थी जो हम लोग बहुत अब मिस करेंगे। और मैंने भी देख रहा था और काफ़ी लोग हैं इसमें जो उनके साथ के वक्त गुजारा है। आई एम श्योर कि वो ऐसी चीज़ें ही बता सकते हैं जो उनकी शख्सियत को और उभार के सामने लाएं। बस यही मैं इतना अर्ज करना चाहूँगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका आसिम तरफाई साहब। हमारे साथ गयास रिजवी साहब मौजूद हैं। गयास रिजवी साहब आप प्लीज कुछ बोलेंगे। गयास साहब माइक खोलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद मोहसिन साहब हमारे सगे बड़े मामू के बेटे थे और हमेशा उनका ये रहा था कि घर के एक बड़े भाइयों का उनकी जगह थी। तो हम सब लोगों के लिए वो एक ऐसे थे जो हम हमेशा उनसे मशवरा लेते रहते थे। एकदम से अचानक से उन्होंने सबका साथ छोड़ दिया, जिसका हम सब लोगों को बेइंतहा अफसोस है और बेइंतहा इस बात की तकलीफ है कि वो अचानक चले गए। पर उनके बच्चों के लिए और सबके लिए दुआ की दरख्वास्त है कि सब लोग अल्लाह ताला सबको सब्र अता फरमाए। शुक्रिया। डॉक्टर फसी अहमद साहब मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि अलीगढ़ से जो उनका ताल्लुक रहा था अहमद मोहसिन अंसारी साहब का, कुछ वहाँ की जिंदगी के बारे में अगर बताएं तो बहुत करम होगा। डॉक्टर फसी साहब। आतिफ जी शायद आवाज नहीं जा पा रही है। मस्कत से फैक अंसारी साहब हैं, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। फैक भाई। फैक भाई आप बोलें। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। काफी सीनियर्स यहाँ के ऊपर हमारे दिख रहे हैं। शोएब भाई हैं, इम्तियाज भाई हैं, जावेद भाई हैं, यहाँ मस्कत से ही गए हैं और कुछ साथी भी हैं और ये जूनियर्स भी हैं, गयास साथी थे हमारे। बात हमको जो करनी है वो सिर्फ यही कि जो अशोक बम्बी साहब ने उनके अहमद भाई के बारे में लिखा, उसमें उन्होंने जो मैच का जिक्र किया है वो सेंट्रल जोन का मैच था जिसमें राज भाई डोंगरपुर जो थे वो भी सुपरवाइज कर रहे थे, तो इसलिए कुछ सिलेक्शन होना था टेस्ट टीम का। और जो अहमद भाई थे उनके ज़माने में ज़बरदस्त बॉलिंग थी, तो उनको ये रहा है जो सेंट्रल जोन के कैप्टन थे हनुमान सिंह जिन्होंने टेस्ट मैच खेला, उन्हीं ने आके राय दी थी कि भैया कुछ प्लेयर्स हैं जो रडार पे हैं टेस्ट मैच के, तो उनको तुम तेज गेंद मत फेंकना, इसलिए उनका कैरियर तबाह हो जाएगा। तो उन्हीं ने नहीं गेंद फेंकी और ये किस्सा हमको जो था सईद भाई ने बताया था। और सईद भाई भी जब अहमद भाई के बारे में बात करते थे तो उनकी आंखें इस कदर चमक जाती थी, इसलिए कि वो बेहतरीन, मेरे ख्याल से कम लखनऊ के, तो अशोक बाम्बी ने भी लिखा कि लखनऊ के लोगों में सबसे बेहतरीन शायद क्रिकेटर थे जिनका चांस था टेस्ट मैच में आने का। अच्छा, हमसे तो खैर बहुत बड़े थे, हम तो उनके छोटे भाई असद भाई को देखे हुए थे और हम उनसे भी छोटे हैं,
اور لیکن یہ کہ اب یہ عاصم جیسے موجود ہیں یا غیاث ہیں، یا عاصم تو خیر ان کے بھانجے ہیں، غیاث ان کے بھائی ہوتے ہیں، ہم نے صرف دیدار کیے ہیں ان کے، اور میری ہمت نہیں پڑتی تھی ان سے بات کرنے کی کسی محفل میں یا اس میں ان کے دیدار کیے ہیں. اور نو ڈاؤٹ بہت ہی اپنی ایسی پرسنالٹی تھی کہ اگر کوئی رائے لیجیے تو ضرور دینے والے تھے. اور بہرحال ہم سب انتہا سے زیادہ افسوس میں ہیں، خالی احمد بھائی کا ہی نہیں، جتنے بھی ہمارے کلیگز یا ہمارے سینئرز ہمارے لوگ جا رہے ہیں. اور بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جگہ دے، اور ہم سب جو ہے وہ محفوظ رہیں، اور اپنے کو محفوظ رکھے، دوسرے کو بھی محفوظ رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، آپ سب سے بھی یہی دعا ہے، اور ہم سب کے لیے دعا کیجیے. ہم کوئی بات جیسے ہم مسقط میں ہیں، امتیاز بھائی جو ہے وہ جدے میں ہے، کوئی کہیں ہے، اور میرے خیال سے عاصم آج کل کویت میں ہے. سب لوگ یہاں پہ حفاظت سے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ حفاظت سے رہیں. آمین. بہت بہت شکریہ فائق انصاری صاحب. ہمارے ساتھ عبدالقدوس ہاشمی صاحب لکھنؤ کے ایک بہت ہی معروف سماجی شخصیت موجود ہیں. ہاشمی صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ عبدالقدوس ہاشمی صاحب. میرے خیال سے آواز پہنچ نہیں رہی ہے. یا ڈاکٹر فصیح احمد صاحب کا مائک آن ہے، تو ڈاکٹر فصیح احمد صاحب کو پھر کال کر لیتے ہیں، اپنے احمد محسن انصاری صاحب کے متعلق اپنے جذبات کا پیش کریں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فصیح بھائی. جی احمد بھائی میرے خالصات بھائی تھے، اور جیسا کہ آپ سب نے بتایا ہے کہ ایک وہ کرکٹ کے بہت ہی فاسٹ بالر تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ احمد بھائی اور ان کے چھوٹے بھائی اسد، جن کا بھی کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، ان کا کرکٹ کیریئر جو ہے وہ احمد منزل سے ہم لوگ کے ساتھ کھیل کے وہ لوگ اس پہ پہنچے. پتا ہم لوگ ساتھ میں کھیلتے تھے، ہم تھے، سعید بھائی تھے، ہمارے بڑے بھائی رفیق، کلیم بھائی وغیرہ، سب یہ لوگ، جمیل، یہ لوگ سب جو ہے وہاں کرکٹ کھیلتے تھے. اقبال بھائی، یہ لوگ سب گھر میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور اس سے انہوں نے اتنی ماشاء اللہ سے ترقی کی. پھر وہ علی گڑھ گئے. ہمارا احمد بھائی کا علی گڑھ میں تو ساتھ نہیں رہا، مگر جب وہ ریاض آئے تو ہمارا احمد بھائی کا ریاض میں بہت ساتھ رہا. اور وہ ایک جس کو کہتے ہیں بہت ہی ہمدرد، سب کا خیال رکھنے والی شخصیت تھی. پھر جب وہ لکھنؤ آئے تو لکھنؤ میں بھی ہمارا ان کا کافی ساتھ رہا. برابر ملنے آتے تھے، ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے. آج ان کی یہ سب یاد آتی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ احمد بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ. جزاک اللہ ڈاکٹر فصیح صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم کو اطلاع ملی ہلال بھائی سے، یعنی ہمارے انور حبیب الوی صاحب سے، کہ سید راشد جماد رشیدی صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. بھی علی تھے، قیصر مرزا صاحب بھی ہو گئے. ہلال بھائی کیا آپ مختصراً ان دونوں شخصیات کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ انور حبیب الوی صاحب. مائک بند ہے کیا؟ آواز بھی آ رہی ہے؟ ہلال بھائی جی میری آواز مل رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. جی ہاں، آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی رشیدی صاحب سے میری پہلی ملاقات 2015 میں ہوئی، جب شکیل بھائی کی سیکریٹریشپ کا باقاعدہ الیکشن ہوا تھا. تو میں نے پرانی ڈائریکٹری سے نمبر نکال کر کے لوگوں سے اپروچ کرنا شروع کی. تو رشیدی صاحب سے گولا گنج میں کسی جگہ پہ رہتے تھے، آتا کچے احاطے میں. تو جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں وہاں تو نہیں رہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے فون کیا ہے تو میں آپ سے ضرور ملوں گا. اور صاحب اللہ بھلا کرے ان کا کہ وہ اتنے سینئر ہونے کے باوجود میرے بزنس پوائنٹ کے اوپر آئے
اور آنے کے بعد بہت سی باتیں ہوئی اور اس ولولے اور جوش میں انہوں نے کم سے کم 50-60 لوگوں علیگ سینئرز اور ایلیگیریئنز کے نمبر مجھے نوٹ کرائے کہ آپ ان لوگوں سے رابطہ کیجیے. تو وہ ملاقات میری اتنی یادگار تھی کہ میں دوبارہ کبھی ان کو بھول نہیں پایا. میں ان کو ہر مہینے جب وہ ان کی طبیعت خراب تھی اور وہ دلی میں تھے, میں ہم سے یہ وعدہ کیا کہ میں جب بھی علی گڑھ سے دلی سے لکھنؤ آؤں گا تو میں آپ سے ضرور رابطہ کروں گا, اور وہ کرتے تھے. اپنے انتقال سے شاید 10 دن پہلے باقاعدہ میرے ساتھ پھر وہ میرے یہاں شاپ پہ آئے اور بیٹھ کر کے پھر بہت تفصیل سے باتیں ہوتی رہیں. اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو پورے خاندان کے رشتے جانتے تھے, مختلف لوگوں سے جو ان کے مراسم تھے. اور مہونا ایک قصبہ ہے جہاں کے وہ آبائی رہنے والے تھے, اور ان کا انتقال بھی مہونا میں ہی ہوا. رات میں 10 بجے وہ لکھنؤ سے مہونا کے لیے روانہ ہوئے کہ بھئی مجھے وہاں جانا ضروری ہے, میری کوئی زمین ہے جس کی باؤنڈری ہونا ہے. اور جب وہ مہونا پہنچے تو وہاں ان کی راستے میں کوئی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ گاڑی سے خود سے نہیں اتر پائے. جیسا کہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہارن پہ ہارن بج رہا تھا, تو میں گھر سے نکلا تو دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے وہ ہارن پر. تو جب وہ قریب آئے ان کے رشتے دار تو انہوں نے کہا کہ میں اتر نہیں پاؤں گا, مجھ کو اتارو. تب وہ گاڑی بند کر کے ان کو اتارا گیا اور وہ گھر پہ ان کو بستر پہ لیٹے اور بس ایک گلاس پانی پیا. اور اس کے بعد انہوں نے کوئی دوا بتایا جاتا ہے کہ کھائی کہ میں اب سو رہوں گا, صبح پھر ملاقات ہوگی. اور کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ صبح زندہ ہی نہیں تھے. صبح جب لوگوں نے ان کو اٹھایا تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. اس کے بعد یہ اطلاع مجھے ان کے سمدھی جناب شکیل احمد صدیقی صاحب نے مجھے دی کہ آپ کو شاید خبر نہیں ہے, رشیدی صاحب اس دنیا میں نہیں ہے. تب مجھے یہ پوری اطلاع ملی اور میں نے اپنی ایسوسی ایشن کے لوگوں کو اس کی اطلاع دی. نہایت ہی منکسر مزاج, نہایت ہی ملنسار شخصیت تھے. ایسے لوگ کم ملیں گے. ابھی یہ ان کی خصوصیت یقیناً ایک اچھے انسان کی خصوصیت ہے. میں اللہ پاک کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور قیصر مرزا صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی تھی, ایک تو ہمارے پڑوسی تھے خیالی گنج میں, دوسرے ہمارے چچا جناب افتخار علی الوی صاحب جو بھی لیگ تھے, ان کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے ان کے گھریلو. ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر کے باتیں ہوتی تھیں, اور اسی رشتے سے وہ ہم کو بھی اپنا بھتیجا ہی مانتے تھے. اور جب شکیل بھائی کا الیکشن ہوا تو مطلوب احمد خان صاحب کے وہ دوستوں میں سے تھے, تو انہوں نے ہم کو خاص طور سے بلا کر کے مطلوب صاحب سے ملوایا کہ بھئی یہ انور ربیع الوی صاحب ہیں اور میرے بہت قریبی ہیں, میرے چہیتے بھتیجے بھی ہیں. یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو بہت ہی انکساری کے ساتھ, کبھی سینئر اور جونیئر کا کوئی تذکرہ نہیں تھا, بس وہ یہ اچھا لگتا تھا کہ علی گڑھ کی باتیں ہوتی تھیں ان سے. اور وہ دبئی اپنے بیٹوں کے ہاں چھٹیوں میں گئے ہوئے تھے, اور وہیں دبئی میں ان کو برین ہیمریج ہوا, ہاسپٹلائز کیا گیا, چند دن ہاسپٹل میں رہے, اور وہ علاج جو تھا شفا کے بجائے ان کا آخری مرض الموت ہو گیا, اور اسی میں انہوں نے انتقال کیا. اور دسمبر کی 29 تاریخ کو دبئی میں ہی انتقال ہوا, وہیں تدفین ہوئی. ان کی اہلیہ سے میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب میرے عدت کے دن پورے ہوں گے تب میں ضرور لکھنؤ واپس آؤں گی, کیونکہ میرا سب کچھ تو لکھنؤ میں ہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ پاک قیصر مرزا صاحب کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے بچوں کو حوصلہ دے اور ان کی اہلیہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت ہی خلیق آدمی تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہلال بھائی, آپ میں سے اور کچھ صاحب کہنا چاہتے ہیں کچھ, تو وہ پھر سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور ایصال ثواب کے لیے پھر ہم لوگ انور ربیع الوی صاحب سے درخواست کریں. آپ میں سے اگر کچھ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں.
تو میرے خیال سے جی ہاں فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبد القدوس ہاشمی. ہاں میں نے تو آپ کو آواز دی تھی شاید. جی ہاشمی صاحب پلیز. جی جی آپ کا تو بڑا تعلق رہا ہے یہاں لکھنؤ کے علی حضرات سے اور چاہتا ہوں کہ چند الفاظ آپ. جی پلیز. جی محبتیں ملتی رہی اور اموبا کے ذریعے جو بھی تقریبات ہوتی تھیں اس میں علی گڑھ برادران سے بہت گہرا تعلق. اور خاص کر میرے ایک بڑے بیٹے جو ہیں وہ بھی اس وقت علی گڑھ سے ہی جڑے ہوئے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. دعا کریے کہ وہ وہاں سے مکمل کر کے نکلیں انشاءاللہ. آج جو حضرات گزر گئے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ستون تھے, ایک ادارہ تھے, اور اپنی شخصیت چاہے ان کی ادبی ہو یا مذہبی ہو, ہر امور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ تمام حضرات نے جو ہے اپنی جو خدمات, بے لوث خدمات جو قوم اور ملک کے لیے دیں, وہ اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا. اور یہ جو آج کی تقریب جو ہے خاص کر یہ تعلق کے تعلق سے میں ڈاکٹر رخسانہ لاری صاحبہ کا ذکر اس پہ کروں گا. ایسے تو ان سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا کیونکہ وہ ہماری سینئر تھیں یونیورسٹی میں, اور اس تعلق سے پھر یہ تعلق جوتے جوتے مولانا آزاد میموریل اکیڈمی سے جڑا. تو میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا کہ وہ ایسی خاتون, مسلم خاتون تو میں نے بہت سی دیکھی, بہت متحرک دیکھی, بہت فعال دیکھی, لیکن ان کو میں نے بالکل زمینی حقیقتوں سے بہت قریب دیکھا. اور ایسا قریب دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ, جبکہ اکثر میری ٹرپل طلاق کو لے کر اور بہت سارے مسائل کو لے کر بات ہوتی تھی, تو یہ ایسی خاتون تھیں جو بالکل بے باک اپنا تبصرہ کرتی تھیں. اور اسی بے باکی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ہمارے بڑوں نے جو سلوک کیا تو بہت ہی الفاظ استعمال کروں, لیکن وہ بے حد مخلص خاتون تھیں. اور آپ دیکھیے ایسے گھرانے سے تعلق تھا, اور ابھی بھی وہ, اور سب سے بڑا جو ان کا کارنامہ یہ کہ تعلیم اور تدریس کے ساتھ ملی خدمات اور سماجی امور پر ایک ایک چیز پر نظر, اور اپنے وقت کو اپنے گھریلو جو بھی تمام مصروفیات تھیں اور ان مصروفیات میں ملت کے لیے نکل جانا, اور صرف یہاں علاقے میں ہی نہیں بلکہ شہر میں ہی نہیں بلکہ ملک کا اور بیرون ملک کا سفر کرنا, یہ اپنے آپ میں درشاتا ہے کہ کیسی خاتون ہے. ایسی خاتون کی آج ملت کو ضرورت ہے, اور یہ زمین سے جڑنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملت کے لیے اور خاص کر رفائی کاموں کے لیے بڑے کام انجام دیے. اور اسی کے ساتھ تصنیف و تالیف ان کا ایک بہت اہم کارنامہ آپ نے دیکھا, کئی مجموعے بلائیں, اور انہوں نے کیٹس اور جتنے بھی, یعنی کہ بچپن سے ان کو لکھنے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے شعراء گزرے, چاہے سروجنی نائڈو ہوں, چاہے ٹیگور ہوں, شیلے ہوں, ان سب کی تحریروں کو وہ انگریزی سے میں جو ہوتی تھی اس کو اردو میں, ہندی میں نقل کر کے اور اس کو شائع کراتی تھی. مقصد یہ تھا کہ ایسی محرک, اور آخر جب ریٹائر ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگی قدوس صاحب مجھے کچھ کام دیجیے, خالی بیٹھے اچھا نہیں لگتا ہے. تو میں نے کہا چلیے ہم لوگ دیتے ہیں کہ میرا تعلق مولانا آزاد اکیڈمی سے. تو ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے 250 پیج کی ایک کتاب تھی مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی نے, جو مولانا آزاد کے تعلق سے ان کا جو پہلا انٹرویو تھا, مولانا آزاد کی کہانی خود ان کی زبانی, اس کا ہندی ترجمہ کیا. ابھی کچھ دن پہلے ان کی ریکارڈنگ آئی کہ حسن صاحب میں بہت سخت بیمار ہوں اور حلق میں میرے چھالے آ گئے ہیں, تو میں کوئی خوراک بھی نہیں لے پا رہا ہوں, لکوڈ بھی نہیں لے پا رہا ہوں. تو مجھے بہت تشویش ہوئی, میں گیا ان سے ملاقات کرنے, تو ان کی بہن اور بیٹے سے ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد وہ مسودہ رکھا ہوا تھا ہمارا, اور اس مسودے کو وہ دیکھنا چاہ رہی تھی دوبارہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی خاتون یہ بہت ہی مثالی خاتون ہیں, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اس طرح خاتون کی اگر ہم پرورش کریں, اور ایسے جو ملت کے لیے بھی اور سماج کے لیے بھی اور اپنے گھر کے لیے بھی وہ ایک مشعل راہ تھی. میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سب کو اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ جتنے بھی تمام کام ہیں ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر قبول کرتے ہوئے ان کی مغفرت فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ ہاشمی صاحب.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आप अपने जो एहसासात और जज्बात थे आपने बयान किए वो। मौत से किसको रुस्तगारी, आज वो कल हमारी बारी। हमारी बारी। अनवर हबीब अलवी साहब, आपसे दरख्वास्त है कि ईसाले सवाब के लिए चंद आयात कुरानी पढ़ें और उसके बाद हम लोग फिर फातिहा ख़वानी करें। हिलाल भाई। शोएब भाई। जी गुफरान भाई प्लीज। हाँ हाँ शोएब साहब, मैं बीडी नकवी। जी जी जी, माफ कीजिएगा, आपका इस पे नाम नहीं आ रहा था, G7 कुछ टिक करके आ रहा था, तो मैं माजरत खा हूँ। अब जी जी, अब आपके आ गए, प्लीज आप जी। हाँ, मैं हमारे साथ जनाब बीडी नकवी साहब मौजूद हैं, साबिक जज और अलीग हैं। आप जी बराए करम आप इरशाद फरमाएं। सबको मेरा आदाब, जो भी लोग इसमें शामिल हैं इस ताजियती महफिल में इस मौके पर। बड़े अफसोस की बात यह है कि हम लोग इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं और इस कम वक्त में हमने अपने बड़े मोहसिनों को, अपने दोस्तों को दिया। जिन लोगों के आप ये ताजियती महफिल हो रही है उसमें मेरी मुलाकात मैडम रुखसाना लारी मरूमा से थी और वजाहत फारूकी साहब से थी। ज़ाहिर बहुत अच्छा बयान हुआ उनके बारे में। हम लोग रुखसाना लारी साहिबा की बात करें तो वो एक नक्काद भी थी और एक शायरा भी थी। बहुत सी महफिलों में कई सालों से मेरी मुलाकात होती रही और मैं उनसे बड़ा मुतासिर था। उनके बारे में कुद्दूस हाशमी साहब ने जो बयान किया वो बिल्कुल वजह किया। और उनके वालिद मरहूम मकबूल लारी साहब की सर्विसेज तो कम्युनिटी की इतनी ज़्यादा हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हार्ट का जो सेक्शन है, हार्ट जो इंस्टीट्यूट है लारी में, वो उन्होंने उस 1967 में 10 लाख रुपए दिए। आप समझिए कि वो शख्सियत की बेटी थी और वहाँ कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं आज तक। जहाँ तक बात की जाए वजाहत फारूकी साहब की, तो वजाहत फारूकी साहब की शख्सियत में बड़ी जौलानी थी, बहुत जोश था और अपने आप में वो एक हंगामा थे। एक ऐसा शख्स जो सोशल सर्विस भी करता था, जो लिटरेरी सर्विस भी करता था, मुशायरे का इनकाद कराना उनका बहुत ही पसंदीदा शौक था। मैं उनकी कदर इसलिए करता हूँ कि जो साल भर से जो कोरोना का दौर गुजरा है, मेरी इन्फॉर्मेशन में, ये मेरी मालूमात में ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया गरीबों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए। तो मेरी मुलाकातें तो अभी बराबर हुई और आखिरी मुलाकात मेरी एक मुशायरे में हुई, जो कुछ एक मुशायरा था, उसमें मैंने उनके चेहरे पे देखा कि कमजोरी लग रही थी। उस दिन शायद वो बीमारी रहे होंगे और इतनी अदालत के बाद वो हमसे रुखसत हो गए। उनके लिए तो मैं यही शेर खुशनवानी का ही कहूँगा कि वो तो बता रहा था कई रोज का सफर, वो तो बता रहा था कई रोज का सफर के जो मुसाफिर उतर गया। बड़ी नावक्त उनकी रही इस तरह का हम लोगों से रुखसत होना। वो हमसे छोटे थे उम्र में और हम थे जूनियर थे अलीगढ़ में, लेकिन उनके बड़े मकासद थे। एक हमारी कम्युनिटी में हम लोगों में एक इंसान ऐसा जो मिशनरी ज़ील रखता था, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, अपना कोई टारगेट नहीं, अपना कोई मफाद नहीं, और वो एक गामजन थे एक खिदमत के लिए, इंसानी खिदमत के लिए, खासकर अक़लियत की खिदमत के लिए। तो हमने वाकई एक ऐसा सिपाही खो दिया और हम चाहेंगे कि भाई हम इस तरह से लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा किया आपने कि इनकार किया ताज़ियती महफिल का। और अफसोस की बात यह है कि हम उनकी आखिरी सफर में भी शामिल नहीं हो सके कोरोना की वजह से, और जो हालात हैं वो बहुत ही खराब है कि ना हम एक दूसरे के गम में शरीक हो सकते हैं, न तकलीफ को बांट सकते हैं। अजीब दौर है ये। तो मेरी दुआ है कि इस वक्त से निजात मिले और वजाहत फारूकी साहब और सारे लोग जो उनके मुताल्लिक़ीन थे उनको सब्र और हिम्मत अता फरमाए ताकि वो इस परेशानी का मुकाबला कर सके। बहुत कुछ कहना भी होगा। हम लोगों में मोहब्बत कायम रहे और हम लोगों की यादों में हमारे वो लोग महफूज रहे, बस यही मेरी दुआ है। अल्फाज के साथ ये कहूँगा कि खुदा उन सारे लोगों को आमीन। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर बीडी नकवी साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप में से कोई हजरात अभी कुछ कहना चाहते हो? अभी वक्त है और उसके बाद फिर हम उनसे अनवर हबीब अलवी साहब से गुजारिश करें कि हम लोग फातिहा ख़वानी की जा सके।
हिलाल भाई, अनवर अभी वाली साहब। अलवीज आप, आतिफ, जी माइक उनका म्यूट है। हाँ म्यूट है तो पढ़ो क्या तो। गफरान भाई कुछ कहना चाह रहे थे। गफरान भाई मेरा... उनका भी माइक म्यूट है। आ गया, ऑन हो गया। जी हिलाल भाई। जी जी गुफरान आवाज आ भाई रही है? आवाज आ रही है। गुफरान भाई को कुछ बोलना है? गफरान भाई आ गए, उनका माइक ऑन हो गया। गफरान भाई। जी जी ऐसा है कि वो माजिद अली सिद्दीकी साहब जो हैं, जो हमारे एक्स-प्रेसिडेंट थे, तो उनकी तबीयत कुछ नासाज है, तो आप लोगों से दुआ है कि बिल्कुल 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 हम लोग उनके लिए भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज ये है, जो हमारे जो भाई लोग कुरैशी साहब, हमारे सीनियर रुस्ताना बाजी, अंसारी साहब, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं, के लिए सबसे पहले तो मैं दुआ मग़फ़िरत करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है बिल्कुल आ रही है। सबको जन्नत नसीब करे। और जो हमारे लोग जो अलील हैं या जिनकी तबीयत गड़बड़ है, अल्लाह ताला उनको सेहत और अच्छी वो दे। मैं यहाँ पे चंद बात बहुत जरूरी बयान करना चाहता हूँ। वो ये कि देखिए, मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। जी करीब 18 दिन मैं कोविड में था जब से मुझे हुआ था, और आई वॉज ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लास्ट 3 डेज में मुझे टेम्परेचर हुआ। टेम्परेचर होने के बाद डॉक्टर कौसर उस्मान ने कहा फौरन आप सीटी स्कैन कराइए। तो सीटी स्कैन जो कराया तो उसमें मेरा लंग्स में इन्फेक्शन निकला 25 बेस पे 16 निकला। अमूमन 12, 13, 14 जो है नॉर्मल होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा 16 के ऊपर निकला। तो खैर बहरहाल इन्फेक्शन था, मुझे कार्टिजोन दिया गया और फौरन सेम डे ऑक्सीजन मुझे दी गई। बस एक ही दिन ऑक्सीजन दी गई, उसके बाद दैट वाज नॉर्मल, फिर मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मकसद यहाँ पे ये कहने का है कि आपके घर पे 2-3 चीज़ें ज़रूर होना चाहिए। एक तो ये ऑक्सीमीटर है, इस पे हमेशा रीडिंग जो है वो 93 एंड अबव होना चाहिए। नंबर 1 बात 93 एंड अबव होना चाहिए हमेशा। आप इसको बीच में जो लोग 45-50 के आसपास के हैं वो उसको चेक करते रहें बराबर हर घंटे 1 घंटे बाद। तो ये आपके 93 के ऊपर होना चाहिए। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकली बता दूं, मंजर साहब के साथ ये हुआ कि जब वो घर पे थे तो उनकी ऑक्सीजन लेवल जो थे उनका 75 था। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं हम यही ट्रीट करेंगे, लेकिन उनको लोग बंधु अस्पताल में ले गए। वहां जाते जाते उनकी ऑक्सीजन जो है 65 हो गई और वो कोलैप्स कर गए। तो एक तो ये ऑक्सीजन ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये नेबुलाइजर है, ये करीब 15-20 मिनट तक आपको ऑक्सीजन देता रहता है। इसमें नेबुलाइजर ये पड़ता है और ये इसको आपको 15-20 मिनट तक ये आपको ऑक्सीजन देता रहेगा। एक बात। तीसरी चीज ये है जो आप भपारा लेते हैं स्टीमिंग, वो स्टीमिंग आप दिन में 2-3 बार करें। लेकिन स्टीमिंग का जो, चूंकि मैं हॉस्पिटल में रह चुका हूँ इसलिए मुझे तजर्बा है, वो स्टीमिंग ऐसे नहीं ली जाती। वो जैसे आप सिगरेट पीते हैं तो आपने इनहेल किया और उसके बाद एक्सहेल किया, ये प्रोसीजर आपको 2-3 बार करना जरूरी है। प्लस काढ़ा वाड़ा जो भी है वो तो पता ही है आप लोगों को, वो तो आप करते ही हैं। प्लस मैंने एक छोटा हैंड बैग टाइप का जैसे पिगी बैग होता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लाके रखा हुआ है। इन केस इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ जाती है तो वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे चल जाता है। क्योंकि जिस वक्त ऑक्सीजन डाउन होती है उस वक्त आपको कहीं, एक तो सब जगह सप्लाई बंद है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। कौसर उस्मान साहब के हॉस्पिटल की भी यही हालत है, सभी जगह बहरहाल
क्या कहा जाए, सभी जगह कोई ऐसे वो नहीं है। लिहाजा इमीडिएट आपके पास अपना सोर्स होना चाहिए कि आप 1-2 घंटे तक अपने को ऑक्सीजन पे ले चले। ये उन लोगों के लिए है जो 45-50 के ऊपर हैं, क्योंकि ऐसे केसेस मैंने वहां पे डॉक्टर साहब करीब 100-150 टेलीफोन डेली रिसीव करते थे मेरे सामने, क्योंकि उनके फादर भी एडमिट है वहां पे, मदर भी एडमिट है, और आज वाइफ भी आ गई वहां पे डॉक्टर साहब, आप समझ लीजिए। लिहाजा अपनी मजबूती करके चलिए, काढ़ा वाड़ा सब कुछ। अच्छा, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मेरा प्रैक्टिकल है कि जब मैं औंधा लेट जाता हूँ, यानी कि पेट के ऊपर तकिया रख करके, तो मेरा 97-98 जो ऑक्सीजन होती है वो 100 हो जाती है। तो ये आप 2-3 बार दिन में ये प्रोसीजर करें, औंधे लेटे, आप देखिएगा आपकी ऑक्सीजन बेहतरीन हो जाएगी। तो यही मुझे चीजें कहना थी आगे के लिए, ताकि हम लोग इस दवा से कैसे बच सके। अलर्ट रहें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उफरान भाई, आपने काफी तफसीली बातें बताई इसके बारे में। अगर आपको टेम्परेचर है, 2-3 रोज रह रहा है, तो बात से फौरन आप सीटी स्कैन कराएं। बकायदा आप यूरोप में सीटी स्कैन हो रहा है, और सीटी स्कैन ही आपको बताता है कि आपके लंग्स में बहुत बेहतर, जज़ाकल्लाह उफरान भाई। अब हिलाल भाई जी ख्याल से ये अजान जो हो रही है ये गुफरान भाई आपकी तरफ हो रही है क्या? अगर आप अपना माइक बंद कर लें। जी, ये अलवी भाई की तरफ हो रही है। अच्छा काकोरी में हो, तो अजान हो जाए फिर उसके बाद 2 मिनट वेट कर लेते हैं। इस दरमियान में ऐसा करते हैं कि हम सब लोग जो इस मजलिस में, इस ताज़ियती जलसे में शामिल हैं, तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, चारों कुल और दुरूद शरीफ पढ़ लें 2 मिनट में, जितनी देर में अजान हो रही है, और उसके बाद इसाले सवाब कर लें इनफरादी तौर के ऊपर। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक फिलहाल भाई माइक बंद कर लें अपना फिर। हिलाल भाई माइक ऑन कर लीजिए अपना। जी, हिलाल भाई माइक ऑन कर लीजिए। अल्लाह पाक इस मजलिस में जो कुछ तिलावत की गई है, उस कमियों को दरगुजर फरमाते हुए उसका इसाले सवाब सभी मरहूमीन की रूह पाक को पहुँचे। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में सभी को अपनी जवारे रहमत की जगह अता फरमा दीजिए। आमीन। या अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में
सभी मरहूमीन की दानिस्ता नादानिस्ता गलतियों को दरगुजर फरमाते हो, मग़फ़िरत के दर्जा अता फरमा दीजिए। आमीन। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। एक छोटा सा ऐलान है, एमयू वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन हर साल रमज़ान में ज़कात का कलेक्शन करती है और इस साल भी हम लोगों का ज़कात का कलेक्शन शुरू हो गया है और वो पैसा हम लोग जैसा कि मुख्तलिफ ज़राए से बताया भी गया है कि तालीम में और मेडिकल में खासकर उस पर उसका इस्तेमाल होता है। जितना पैसा हम लोग आपसे देते हैं वो 100% मुस्तहिक तक पहुँचता है और उससे एक कलम तक भी अमूबा नहीं खरीदता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार रमज़ान शुरू हो चुके हैं, आप भी जो भी अपने अतियात, ज़कात और खैरात, सदक़ात जो भी हैं उसका कुछ हिस्सा अमूबा को ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का बहुत।